दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है आंध्र प्रदेश के ज़िला कुरनूल से। वहाँ पर एक महिला है जिसका नाम है सुजाता और उसकी बेटी है ऐश्वर्या। दोनों को कुछ काम पड़ता है बैंक के अंदर। बैंक का नाम है एनबीएफसी बैंक। और वो दोनों माँ बेटी उस बैंक में अपने किसी काम से जाती हैं। अब क्योंकि काम था माँ का, तो बेटी को वो वेटिंग बेंच पर बिठाती है और वो अपने काम में मशगूल हो जाती है। बेटी बैठी हुई होती है और इसी बीच उसकी आंख जो बैंक का मैनेजर है उसके साथ लड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद मैनेजर उसको अपना नंबर देता है और उसका नंबर मैनेजर ले लेता है। मैनेजर का नाम होता है ध्रुमाल राव और ये पहले से शादीशुदा है। बैंक से दोनों बाहर आते हैं और अपना अपना काम शुरू हो जाता है। इसी बीच दोनों की बातें शुरू होती हैं और बातें होते होते दोनों में अफेयर हो जाता है। अब इसके अंदर थोड़ी हैरानी की बात ये थी कि जो बैंक मैनेजर था वो पहले से शादीशुदा था और उसका अफेयर पहले से ही ऐश्वर्या की जो माँ थी सुजाता उसके साथ चल रहा होता है। और वो अब दोनों माँ और बेटी का एक ही प्रेमी होता है जो एनबीएफसी बैंक का मैनेजर है ध्रुमाल राव। और वो दोनों माँ बेटी से अलग अलग टाइम पर मिलता रहता है और इन तीनों का आपस में अफेयर चलता रहता है। और एक टाइम पर आकर दोनों को ये पता चल जाता है, माँ को पता चल जाता है कि मेरी बेटी का भी इससे अफेयर है और बेटी को पता चल जाता है कि मेरी माँ का भी इसी एक आदमी से अफेयर है और जो पहले से शादीशुदा है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी जवान लड़की होगी तो उसके परिवार वालों को ये चिंता सताएगी कि उसकी शादी हो। और फिर ऐश्वर्या की कहीं पर शादी होती है और शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति की हत्या हो जाती है। और उसके बाद फिर किस तरीके से पुलिस इस केस को सुलझाती है, किसने हत्या करी और क्यों करी और कैसे करी, ये थोड़ा मैं आपको सिलसिलेवार अब सुनाता हूँ इस कहानी को। कहानी मैंने आपको बताया जैसे कि आंध्र प्रदेश के जिला कुरनूल की है। वहाँ पर जो ये लड़की है ऐश्वर्या, इसके रिश्ते के लिए इसके माता पिता रिश्ता ढूंढते रहते हैं। और उसे दूसरा प्रदेश है वहाँ पे तेलंगाना। वहाँ पर एक जोगुलंबा जगह है और गढ़वाल थाना राजविथी नगर, वहाँ पर एक लड़का है तेजेश्वर। ये भी अपने लिए लड़की ढूंढते हुए होते हैं इसके परिवार वाले। और किसी बिचौलिया के थ्रू दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और वो पसंद कर लेते हैं। 13 फरवरी 2025 को दोनों की सगाई तय होती है और बड़े धूमधाम से दोनों की सगाई होती है। सगाई में सारे नाते रिश्तेदार आते हैं और आने के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं और सबकी मुलाकात होती है। इसी बीच एक परिवार आता है और वो ऐश्वर्या को पहचानता है और वो तेजेश्वर के माता पिता के पास जाता है और वो कहता है कि जहाँ पर आप ये रिश्ता कर रहे हो ये रिश्ता ठीक नहीं है और जो ऐश्वर्या राय है इसका करेक्टर ठीक नहीं है और हो सके तो तुम इस रिश्ते को यहीं पर आज ही ख़त्म कर दो। यहाँ पर जो तेजेश्वर के माँ बाप हैं थोड़े पेशो पेश में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं और अच्छा खासा माहौल है, हम कैसे इसको मना कर सकते हैं। खैर उस दिन रिश्ता दोनों का पक्का हो जाता है। अब माँ बाप अपने बेटे तेजेश्वर को बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि एक फैमिली इस रिश्ते में आई थी और उसने आके बताया है कि जो तुम्हारी होने वाली बीवी ऐश्वर्या है इसका जो चाल चलन है या करेक्टर है इसका ठीक नहीं है। अब ये सुनकर तेजेश्वर एकदम हैरान हो जाता है, उसको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप कहते हैं कि नहीं देखो ये हमारा तजर्बा है, इस रिश्ते को तुम यहीं कहीं ख़त्म कर दो। अब तेजेश्वर जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी है वो फैसला करता है डायरेक्ट बात करने का ऐश्वर्या से और वो ऐश्वर्या को फ़ोन मिलाता है और वो कहता है कि एक फैमिली उसमें आई थी। अब ऐश्वर्या उसको कन्वेंस करती है कि बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं वो चाहते हैं मेरी शादी ना हो, बहुत सारे हमसे जलते हैं और ऐसे लोग तो होते ही हैं, हर जगह होते हैं, हर रिश्तेदारी में होते हैं। और यहाँ पर कहीं न कहीं तेजेश्वर उसकी बात मान जाता है और उसको लगता है कि जो ऐश्वर्या कह रही है बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो एक अच्छा रिश्ता ना हो और वो झूठ बोलकर एक चुगली करते हैं और वो रिश्ता तुड़वाने के चक्कर में रहते हैं। अब वो अपने माँ बाप से कहता है कि नहीं ठीक है मैं शादी ऐश्वर्या से ही करूँगा। अब शादी की तारीख निकाली जाती है 18 मई 2025। शादी पक्की होती है इस तारीख को कि शादी होगी, लेकिन उससे पहले ही 13 मई 2025 को ऐश्वर्या घर से गायब हो जाती है। अब गायब होने के बाद दोनों परिवारों में एक तरीके से सन्नाटा छा जाता है। हैरानी हो जाती है कि जिसकी शादी होने वाली है 18 तारीख को, उससे 5 दिन पहले ही 13 मई को
वो कहाँ से चली गई। और सब उसको ढूंढते हैं अपनी अपनी सोर्सिंग अपने अपने रिश्तेदारों में, लेकिन ऐश्वर्या का कहीं पता नहीं चलता। लेकिन 16 मई 2025 को ऐश्वर्या अपने आप ही बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक वापस आ जाती है। अब ये देखकर सब चौंक जाते हैं, उससे पूछते हैं तू कहाँ गई थी, क्या हुआ था, शादी है और शादी की तैयारी चल रही है, शादी को अब 16 तारीख को तुम आई हो, 17 को एक एक दिन बीच में बचा हुआ है और 18 में तुम्हारी शादी है। तो ऐश्वर्या कोई संतोषजनक ऐसा जवाब देती नहीं है और वो कहती है कि नहीं, मैं जहाँ भी गई थी उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से माइंडली प्रिपेयर होकर आई हूँ और मुझे ये शादी करनी है। और जो तेजेश्वर है वो पढ़ा लिखा लड़का होता है, वो उसको फ़ोन करता है और वो क्योंकि उसने पहले ही उसके माँ बाप ने उसको एक तरीके से टॉर्चर कर रखा था कि तू ये रिश्ता तोड़ दे, और वो तोड़ नहीं रहा था। तो वो बात करता है ऐश्वर्या से और कहता है कि अगर कोई ऐसा है या तुम्हारा कोई अफेयर है, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो तुम मुझे बता दो, हम इस रिश्ते को तोड़ देंगे। और तुम इतने दिन थी कहाँ, 13 मई को तुम गई थी और 16 मई को तुम वापस आई हो, तो अगर कोई ऐसी बात है तो बताओ। तो ऐश्वर्या उसको कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा तुम्हारे माँ बापों ने दहेज की डिमांड करी थी, तो उस दहेज को नाम सुनकर मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया था, और मेरे माँ बाप इतना दहेज कहाँ से देंगे। अब ये सुनकर तेजेश्वर को अपने माँ बाप पर गुस्सा आने लगता है, और वो सोचता है कि वो माँ बाप मेरे मुझसे पहले ही कह रहे हैं रिश्ता हटाने के लिए, और मैंने इनकी बात नहीं मानी, तो इसलिए उन्होंने माँ बाप दहेज की डिमांड रख दी रिश्ता हटाने के लिए। तो वो एक तरीके से अपने माँ बाप से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। खैर 18 मई 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। अब सब खुश, शादी हो जाती है, लेकिन अब जैसे ही जो शादी दोनों की होने के बाद में जो भी एक पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, तो ऐश्वर्या वो रिश्ता उसके अंदर नहीं बनने देती दोनों का, और वो कहती है कि नहीं तुम मुझसे दूर रहो, वो उसको अपने पास नहीं आने देती। वो उस तरीके से जो उसका बिहेवियर है, बात करने की जो उसकी टोन है, वो चेंज हो जाती है। मतलब जो शादी से पहले उसका बर्ताव था एकदम अच्छा, और जैसी शादी होती है एकदम मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क उसकी आदत में लग जाता है। और यहाँ पर ये तेजेश्वर बहुत परेशान हो जाता है, और वो एक तरीके से 2-4 दिन बाद ही पछताने लगता है। सोचता है कि काश मैंने अपने माँ-बाप की बात मान ली होती, और ये मैंने इससे पहले पूछा भी था, और अब पता नहीं किस चीज़ का ये मुझे परेशान कर रही है, नखरे दिखा रही है। और दोनों के अंदर ये चीज़ें मनमुटाव चलता रहता है। तेजेश्वर अपने माँ-बाप की बात बताता है और ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन इसी बीच 17 जून 2025 को तेजेश्वर के पास 3-4 आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपनी भूमि का सर्वे करवाना है, क्योंकि उसका काम ही था ज़मीन को नापना, और जो जो खेती बाड़ी के जो खेत होते हैं, किसका खेत कहाँ पर है, किसका खसरा नंबर कहाँ पर है। तो कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन की आपसे नपाई करवानी है। तो वो उनके साथ ज़मीन नापने के लिए जाता है और वापस नहीं आता। और जब वापस नहीं आता तो बड़ी परेशानी होती है। दोनों परिवार ढूंढते हैं कि लड़का गया कहाँ, जिसकी शादी को भी 1 ही महीना हुआ है और लड़का मिल नहीं रहा है। तो जो तेजेश्वर का भाई होता है तेजवर्धन, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाकर अपने भाई की गुमशुदगी के वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है। अब पुलिस रिपोर्ट तो लिखती है, लेकिन वो लिखती है गुमशुदगी की। अब वो सब ढूंढते रहते हैं, पुलिस जितने भी थाने हैं आसपास के सब में उसका फ़ोटो भेजती है और वहाँ पे जानकारी लेती है कि ये लड़का गायब है, जिसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, और पुलिस उसको ढूंढती रहती है। इसी बीच जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती हुई होती है, और कहीं से भी उसका पता नहीं चल रहा है कि आखिर जो लड़का है तेजेश्वर वो गया कहाँ। 21 जून 2025 को जिला था नतियार, थाना था मनियम, और जगह थी सोनाली मेटा, और वहाँ पर एक नहर है HNSS। वहाँ पर एक राहगीर को एक लाश बहती हुई दिखती है जो फूल गई थी। वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, लाश को बरामद करती है और उसको अस्पताल पहुँचाया जाता है, और वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी उम्र करीब 30 साल है, नौजवान लड़का है। अब चूँकि लाश काफ़ी सड़ चुकी थी और फूल चुकी थी, अब जिस थाने में ये लाश मिली थी, जो थाना था ये पनियम, ये बाकी थानों को सूचित करता है, उसकी फ़ोटो और हाइट और जो उम्र है, ये सारी चीज़ लिखकर वो थाना सारे थानों को ये बताया जाता है कि हमें एक लाश मिली है, और अगर किसी भी थाने में कोई गुमशुदगी जैसी लाश, ऐसी इस आदमी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, तो वो आकर इस लाश को चेक करें। तो ये खबर यहाँ पर भी आती है, और वहाँ पर उस लड़के को भेजा जाता है जो उसका भाई होता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर जाता है और
जाकर उसके कपड़े देखता है, वो कपड़े देखकर ही पहचान लेता है ये लाश तो मेरे भाई की है। और ये देखकर वो रोने लगता है, उसको तकलीफ़ होती है, चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि एक जो उसका भाई है जिसकी अभी-अभी शादी हुई है, और पोस्टमार्टम में ये पता लगता है कि जो उसकी हत्या हुई है वो किसी तेज़धार हथियार से हुई है, यानी कि सीधी-सी बात है, हत्या है। अब पुलिस के पास जो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, वो कहीं न कहीं हत्या में तब्दील हो जाती है। अब पुलिस थोड़ा उसमें पहले से ज़्यादा सीरियस होती है और पूरी ताकत लगाती है कि किस तरीके से कातिलों को पकड़ा जाए, और फिर पता लगाया जाता है कि किसी के साथ उसका कोई ऐसा लेन-देन था या कोई ऐसा प्रॉपर्टी का कोई मसला था या कोई और चीज़ उसके साथ थी। लेकिन पुलिस को कहीं से कोई भी किसी भी तरह का कोई क्लू मिलता नहीं है, और पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है। और इसी बीच पुलिस को जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो मध्य प्रदेश के अंदर केस हुआ था कि शादी के 12 दिन बाद ही पति की हत्या करवा दी गई थी, और बाद में पता चलता है कि पत्नी ने ही करवाई है। तो यहाँ पर पुलिस को एक एक क्लू और एक तरीके से कहो एक शक, या उस जो सोनम वाला केस हुआ था उससे पुलिस के दिमाग में कहीं न कहीं ये आता है कि इसकी भी शादी को अभी अ, महीना भर हुआ है, और सोनम ने 8 दिन में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करा दी थी, और इसको महीना भर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत ट्रैक पर हैं, हम गलत जगह ढूँढ रहे हैं। एक बार हमें जो नई दुल्हन है, इससे भी पूछताछ करनी चाहिए। अब पुलिस पूछताछ से पहले उसके मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है, और सीडीआर में वो देखती है कि सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन उसको जो उसमें एक चीज़ देखकर वो हैरान होती है कि उसकी एक जो आदमी है जिसका नाम है ध्रुवमाल राव, उससे करीब 2000 बार उससे बात हुई। अब ये देखकर पुलिस ऑफिसर चौंकते हैं, क्योंकि किसी भी लड़की की 2000 बार, और वो भी जेंट्स के साथ बात हो रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब पुलिस सीडीआर में जब इस ध्रुवमाल राव का नंबर होता है तो उसकी भी सीडीआर निकालती है, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि किसी को भी पकड़ने से पहले, किसी पर भी आरोप लगाने से पहले होमवर्क बहुत अच्छा और पक्के तरीके से करा जाए। अब पता चलता है कि ये एक एनबीएफसी बैंक में मैनेजर है, नाम ध्रुवमाल राव है। उसका सीडीआर निकालती है तो उसमें एक और चौंकाने की चीज़ मिलती है कि इस ध्रुवमाल राव की ऐश्वर्या से बात हो रही है करीब 2000 बार, और उसी की बात जो ऐश्वर्या की माँ है सुजाता, उससे भी इतनी ही बार उसकी बात हो रही है। अब ये देखकर पुलिस वाले भी थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार एक ही आदमी जो मैनेजर है, शादीशुदा है, उसकी बात यहाँ शादी होने के बाद भी नई-नई दुल्हन से भी बात हो रही है और उसकी माँ से भी बात हो रही है। अब पुलिस के पास इतना क्लू बहुत था। अब पुलिस जाती है वहाँ पर, ऐश्वर्या और सुजाता और बैंक मैनेजर तीनों को बुलाती है पूछताछ के लिए, और उनसे पूछती है कि बताओ तुम क्या बात कर रहे थे। तो पहले वो बताते हैं कि हमारा वहाँ पर अकाउंट है और हम लेन-देन के बारे में बात करते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब पुलिस अपने तरीके से पता करती है कि कुछ कितना भी बड़ा बिज़नेस हो, लेकिन 2000 बार, और फिर टाइम, कभी रात को बात हो रही है, क्योंकि अगर बैंक मैनेजर से कोई भी बात करेगा तो वो बैंक के टाइम में करेगा। तो खैर पुलिस वहाँ पर उनको सख्ती दिखाती है और वो फिर इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ, उन्होंने ही उसका कत्ल किया था। अब पुलिस पूछती है कि तुमने कत्ल क्यों किया? क्योंकि ये जो मैनेजर है पहले से शादीशुदा है, तो अगर तुम उसका कत्ल कर भी रही हो अपने पति का, तो तुम्हें क्या मिलेगा उससे? तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी अगर ऐसी बात थी तो, और तुमने शादी कर भी ली तो फिर कत्ल करके तुम जाओगी कहाँ? मतलब वो तो पहले ही शादीशुदा है, ये तो तुमसे शादी करने वाला है नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ का भी प्रेमी है। तो वहाँ पर सुजाता बताती है कि जब वो वहाँ अपने घर से शादी से पहले 13 मई को जब वो गायब हुई थी, तो वो सीधी-सी बैंक मैनेजर के पास गई थी और उसने कहा था मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन बैंक मैनेजर उसको समझाता है, और वो ये उसको पूरे तरीके से उसके दिमाग को प्रिपेयर करता है कि तुम वहाँ पर शादी कर लो। देखो, उसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि तुम वहाँ पर शादीशुदा हो जाओगी, और जो शादी का झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम उसकी हत्या कर देंगे, जो भी तुम्हारा पति होगा, और तुम उसकी विधवा कहलाओगी, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो उसकी नौकरी अच्छी थी और वो मालदार था, काफ़ी उसके पास प्रॉपर्टी थी, तो जो भी प्रॉपर्टी थी विधवा होने के नाते वो तुम्हें मिलेगी। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी कोई इशू नहीं रहेगा। जो हमारी अय्याशी है, जो हमारा अफ़ेयर है वो बढ़िया चलेगा, और कहीं और तुम्हें शादी करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि पैसा तुम्हें वहाँ से मिलेगा और शादी का सुख तुम्हें इधर से मिलेगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ये बात ऐश्वर्या समझ जाती है और वो वापस अपने घर 16 मई को फिर पहुँचती है, और उसके बाद शादी होती है। उसके बाद फिर मैनेजर से पता करा जाता है कि जो सुजाता है, इसका क्या रोल है, क्योंकि तुम जो ऐश्वर्या है वो मैनेजर से बात कर रही है, मैनेजर जो है उसकी माँ से बात कर रहा है। तो फिर पता करते हैं कि तुमने उसकी हत्या कैसे करी, तो वो बताते हैं
कि 3 सुपारी किलर हायर करे गए थे। एक का नाम था नागेश, एक राजू और एक परशुराम। 2 लाख रुपए में ये हत्या तय हुई थी। और जब ये हत्या तय हो जाती है, जब शादी को महीना हो जाता है, तो ये तीनों हत्यारे जो पहले से पेशावर किलर थे, एक तो उनमें से अभी जल्दी में ही जेल से छूट कर आया था, तो ये वहाँ पर पहुँचते हैं। और जाने के बाद, क्योंकि उसका काम ही ज़मीन नापने का था, जो आस-पास के गाँव हैं उनके खेत और जो भी थी, वो कहते हैं हमें भूमि का सर्वे करवाना है, आप हमारे साथ जाइए। और वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद, क्योंकि वो अकेला उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और वो पहले से 3 थे, तो तीनों उसको जान से वहीं तेज़धार हथियार से उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उनका प्लान था उसको कहीं पर दफना दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन फिर वो सोचते हैं कोई देख ना ले, और वो आनन-फानन में नहर के अंदर उसकी लाश को फेंक देते हैं। और लाश फेंकने के बाद में वो दोनों को सूचित करते हैं, तीनों को, और बताते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है। और उसके बाद वो अपनी पेमेंट लेते हैं। इस तरीके से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जो एक घटना हुई है, उससे पुलिस को एक छोटा-सा आइडिया मिला और ये केस खुल गया। अब आप खुद ये हिसाब लगा सकते हो कि एक आदमी जो पहले से शादीशुदा है और उस पर माँ भी फ़िदा है और बेटी भी फ़िदा है, और इतनी फ़िदा है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी, और माँ को भी पता है कि मेरे दामाद की हत्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो इस कहानी में आपकी क्या राय है और उसमें आपकी क्या सोच है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब मुलाकात होगी आपसे कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।